ने मुझे सिखाया है और अब मैं अपना परिचय दूंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशना चौधरी। यूपीएससी सीएसई 2022 मैंने क्लियर किया है विद ऑल इंडिया रैंक 116। मैं इससे पहले मैंने 2 अटेम्प्ट्स और दिए थे जिनमें मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है जिसमें मैंने तीनों स्टेजेस एक साथ क्लियर कर ली हैं। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक टाउन में हुआ, एक छोटे से टाउन में हुआ जिसे पिलखुआ कहते हैं। ये लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर होगा दिल्ली से, तो वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे पेरेंट्स बहुत 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 खुश थे। वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि मेरा बर्थडे एक बहुत ग्रैंड लेवल पर मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। बट शायद मेरे नेबरहुड में जो लोग थे वो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं थे। मेरी एक नेबर थी, मेरे पेरेंट्स की एक नेबर थी जिन्होंने उनको बोला कि आपको लड़की का बर्थडे इतने ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला कि एक इंसान ने अपनी लड़की का बर्थडे एक बहुत ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया था और उसको फिर 7 लड़कियां इन अ रो हुई। एंड मेरी दादी बहुत हंसी इस बात पर, और उन्होंने लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कहा कि हमें हमारी खुशी का आज ठिकाना नहीं रहा है, ये हमारा दिस इज़ आवर फर्स्ट बेबी और एंड वी आर रियली हैप्पी, और हम बिल्कुल अपना इसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ऑन अ ग्रैंड स्केल। और उसके बाद शायद मेरी दादी एक ऐसी शख्स थी जिन्होंने बोला कि ये बहुत रेवोल्यूशन लेकर आएगी लड़की और इससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। इसको हम बहुत अलग तरीके से पालेंगे, और वही हुआ मेरे साथ। मैं जैसे-जैसे बड़ी होती चली गई, मुझे किताबें पढ़ने के लिए दी जाने लग गई और मुझसे काफ़ी उम्मीदें बाँधी गई, अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे काफ़ी दी गई राइट फ्रॉम माय स्कूल लेवल। मेरे टाउन में बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो शायद मुझे राजस्थान तक, उदयपुर तक पढ़ने भेजा गया, मौका दिया गया। तो एजुकेशन को एक प्राइम मोटिव रखा गया व्हेन इट केम टू मी। Also, my family had a good educational background already. उसके बाद जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मेरा एकेडमिक्स की तरफ बहुत रुझान रहने लग गया, बट मुझे साथ ही साथ ये भी लगा कि एक फैमिली जो मुझे इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करा रही है, उनको मैं बदले में क्या दे सकती हूँ। मैंने सोचा मैं एकेडमिक्स में बहुत एक्सेल करूँगी, बट ऑलरेडी मेरे घर में पीएचडी डिग्री होल्डर्स थे, तो मैं कितना ही कम्पीट कर सकती थी उनसे। तब मेरे दिमाग में आया कि शायद मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। शायद वो एक थोड़ी फ़ील्ड होगी जिसमें मेरी फैमिली से कोई नहीं गया है, और शायद मैं उस फ़ील्ड में अपने लिए नाम कमा सकूँ और फैमिली को, अपने पेरेंट्स को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर सकूँ। और यहाँ से जो एक थॉट था वो मेरे दिमाग में आया कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँगी। हाउएवर जैसे-जैसे मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, इस थॉट ने एक बैक सीट ले ली थी। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था और मैं मास्टर्स में अपने आप को एनरोल कराने का सोच रही थी, बट मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कंटिन्यूएशन में मास्टर्स की डिग्री नहीं करना चाहूँगी, मैं उससे पहले एक ब्रेक लेना चाहूँगी। मैंने कुछ कॉर्पोरेट्स में ट्राई किया जहाँ पर आई कुडन्ट मेक इट। फिर उसके बाद मैंने वापस उस सिविल सर्विसेज की तरफ रुख किया। वहाँ पर अपना सिलेबस पढ़ा, अध्ययन किया सिलेबस का, एक बहुत ही रफ़ क्रूड स्ट्रैटेजी अपनी सेटअप की। 1 साल तक मैं सिर्फ़ इसी में फँसी रही और फिर मैंने अपना वापस से मास्टर्स करने की सोची। मैंने साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसे क्लियर किया और आज मैंने अपनी मास्टर्स और सिविल सर्विसेज़ दोनों क्लियर कर लिए हैं। हाउएवर ये एक बहुत ही रफ फ्रेमवर्क रहा है जो मैंने आपको बताया है अपनी जर्नी का। ये जर्नी इतनी स्मूथ नहीं रही जितनी वो दिखती है। ये जर्नी में बहुत सारे फेलियर्स मैंने फेस किए, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स मैंने फेस किए। मैंने प्रीलिम्स भी 2 बार मैं क्लियर नहीं कर पाई थी। ये थर्ड अटेम्प्ट में जाकर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया और इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया है। तो ये भी जर्नी मेरी काफ़ी फेलियर से रिडल रही। मुझे लगा कि मैं फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई हूँ, सेकंड प्रीलिम्स में मैं बहुत ज़्यादा एनकरेज्ड नहीं थी, बट मैं फिर भी अपने आप को मोटिवेट कर वो प्रीलिम्स देने जा रही थी। तो हर चीज़ उस टाइम मैं अपने आप को ऐसे फेलियर्स में घिरा हुआ पा रही थी कि मैं
कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ को आगे कैसे ले जाऊँ। मेरी लाइफ प्रोग्रेस कर भी रही है या एक लेवल पर आकर स्टैग्नेंट हो गई है, नहीं चल पा रही है आगे मेरी लाइफ। तो वो एक पीरियड था जिसमें मैंने अपने आप को बहुत डिमोटिवेटेड महसूस किया। मुझे लगा कि मुझे 2019 में पहली बार लगा कि अब टाइम आ गया है कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए और मुझे इस फील्ड में एटलीस्ट अपना एक अटेम्प्ट तो देना ही है। ये 2019 में मुझे फ़ील हुआ जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जो मेरा एक गैप ईयर था, उसे मैंने यूपीएससी से फिल करने का सोचा। उसमें मेरी जो स्ट्रैटेजी रही, वो रही कि पहले मैं सिलेबस को थॉरोली स्टडी करूँगी, सोर्सेज़ अपने आइडेंटिफ़ाई करूँगी, क्लासिफ़ाई करूँगी सोर्सेज़ के कंटेंट्स को। तो जो कंटेंट्स पेज होता है आपकी बुक का, वो शायद मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता था मेरी प्रिपरेशन की शुरुआत में। जब मैंने अपने कंटेंट को अच्छे से क्लासिफ़ाई कर दिया, तब मैंने कुछ बेसिक बुक्स उठाई। उन बुक्स को मैंने एक-एक, 2-2 पेजेज़ पलट कर देखा। उनकी मैंने स्कीम समझी, उनका थीमेटिक अप्रोच मैंने समझा और मैंने तब देखा कि मैं कौन से एरियाज़ में अच्छा कर रही हूँ, कौन से एरियाज़ में मुझे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये एक रफ़ असेसमेंट शायद मैंने एक पहले महीने में किया अपना। तो यहाँ से मेरी फिर यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हुई, एस्केलेशन मेरा यहीं हुआ था और बहुत क्रूड अप्रोच मैंने अपनाई शुरुआत में, जो शायद सभी लोग ईज़िली कर सकते हैं। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट 2020 में दिया। उसमें मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई थी। मैंने 1 साल की प्रिपरेशन के बाद ये अटेम्प्ट दिया, बट शायद मेरी प्रैक्टिस उस टाइम पर बहुत अच्छी नहीं रही थी। मेरा जो बेस फ़ोकस था वो नॉलेज एक्विज़िशन पर बहुत ज़्यादा था और नॉलेज टेस्टिंग पर ने थोड़ी-सी बैक सीट ले ली थी मेरी प्रिपरेशन जर्नी में। और शायद इसी वजह से मुझे फ़ील हुआ जब मैं एग्ज़ाम रूम में बैठी हुई थी। मैं एग्ज़ाम रूम में उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रही थी जो मैंने पहले देखे हुए हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत ही रेयर होता है कि आपके देखे हुए क्वेश्चंस आ जाएँ। शायद 20 टू 25 क्वेश्चंस रफली आपने पहले देखे हुए होते हैं। और मैं वही क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाई। जिन क्वेश्चंस में एलिमिनेशन टेक्निक रिक्वायर्ड थी, शायद वो मैं नहीं कर पाई और वो रीज़न था कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने सिर्फ़ पढ़ाई की थी और शायद जितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी वो मैंने नहीं की थी और वो दिख रहा था जब मैं अपना ये प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर रही थी। जब रिज़ल्ट आया मेरा तो मुझे काफ़ी निराशा फ़ील हुई। मैं क्वेश्चन करने लग गई अपने डिसीज़न को कि मुझे सिविल सर्विसेज़ करना भी था या नहीं करना था। कहीं मैंने जल्दबाज़ी तो नहीं कर ली है, मैं इस फ़ील्ड में क्यों ही आ गई। पर ये थॉट्स थोड़े बहुत टेम्परेरी थॉट्स थे। ये 15-16 डेज़ इन्होंने पर्सिस्ट किया और उसके बाद मैंने वापस से इन थॉट्स को डिस्कार्ड कर डिसाइड किया कि नहीं, आई विल बी मोटिवेटेड, मैं आगे वर्क करती रहूँगी। तो इसी तरह मेरा फर्स्ट फेलियर जो है मैंने ओवरकम किया। सेकंड अटेम्प्ट के लिए मैंने कुछ चेंजेस किए अपनी स्ट्रैटेजी में। मैंने प्रैक्टिस को फोकस में लाई। मैंने अपने सोर्सेज लिमिट किए। मैं नॉलेज के पीछे नहीं भागी। मैं हर एक जगह से, हर एक सोर्स से नॉलेज गैदर नहीं कर रही थी। अब मैं काफ़ी फोकस्ड अप्रोच मैंने एक अपनाई, जिसमें मैं फोकस्ड और इंटीग्रेटेड अप्रोच मैंने अपनाई, जहाँ पर मैं तीनों स्टेजेस को साथ लेकर चल रही थी, लिमिटेड सोर्सेज के साथ चल रही थी और प्रैक्टिस को एक बहुत की इम्पोर्टेंस मैंने अपनी प्रिपरेशन में दी। और इसी वजह से मैं सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी क्लोज आकर रह गई प्रीलिम्स के। मैं अराउंड 2.5 2.75 मार्क्स से प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई अपनी सेकंड स्टेज में। फिर बारी आई मेरे थर्ड अटेम्प्ट देने की, जिसमें मैंने डिसाइड किया कि और इस टाइम पर मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट को क्लियर ना करने को फेलियर नहीं माना, मैंने उसे इम्प्रूवमेंट माना अपने मार्क्स में। और मैंने सोचा कि अगर मैं 1 साल में इतना इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो अगर मुझे 1 और साल मिल जाए तो मैं कितना इम्प्रूव कर पाऊँगी। मैं इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ती रही। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस दोबारा इनकॉर्पोरेट किए। मुझे लगा कि प्रीलिम्स में अगर मैं इतने क्लोज रहकर रुकी हूँ, तो शायद प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी मेरी थोड़ी ठीक हो चुकी है बाय दिस टाइम। मुझे इसी में थोड़ा प्रैक्टिस कंपोनेंट को और एनहांस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स एक ऐसा एरिया था जहाँ पर मैं
थोड़ा-सा रुक गई थी, मैं स्टैटिक पोर्शन को ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गई थी अपने प्रिपरेशन में और प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे करंट डोमेन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है। और इस अटेम्प्ट में जो मेरी प्रिपरेशन रही वो मोस्टली करंट स्पेसिफिक रही। मैंने रोज़ न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें से कुछ नोट्स बनाए जिन्हें मैं ईज़िली रेफ़र कर सकूँ और उसके बाद मैंने किसी कोचिंग का पोर्टल को सोर्स बनाया, डेली न्यूज़ उसमें से मैंने निकाली, मैंने डेली क्विज़ेज़ दिए ऑन डेली करंट अफेयर्स, वो मैंने किया। तो मैंने करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी थी और फिर मैं मंथली उन अपने नोट्स को और अपडेट करती गई मंथली मटेरियल के साथ जो डिफरेंट कोचिंग्स के रिलीज़ होते हैं। तो ये मैंने प्रीलिम्स के कॉन्टेक्स्ट में किया। मेंस में बाय दिस टाइम मैंने अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी और शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहे थे मॉक्स में। मैंने असेस किया कि इसका रीज़न क्या है, मैंने कुछ टॉपर्स कॉपीज़ को रेफ़र किया, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफ़ाई की और इसमें भी मैं प्रैक्टिस करती रही और ऐसे मैंने मेंस की आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी को मास्टर किया। इंटरव्यू के लिए वापस मेरा करंट की तरफ रुख बढ़ गया। अब जो एक न्यूज़पेपर प्रीलिम्स के लिए जब मैंने शुरुआत की थी, मैं द हिंदू रेफ़र करती थी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। अब मैंने वो न्यूज़पेपर की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी और इस बार मैं द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द इकोनॉमिक टाइम्स रोज़ पढ़ने लग गई और शायद इसी वजह से जो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में पुट हुए, उनको मैं आंसर करने में समर्थ थी। ये पूरी जर्नी में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप सिर्फ अपनी नॉलेज पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, पढ़े हुए पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप उससे बार-बार रिवाइज़ नहीं करेंगे, बार-बार आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप एक सिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट नहीं बनाएँगे एग्ज़ाम का, तो शायद वो आपको आपकी पढ़ा हुआ चीज़ आपको इतने अच्छे से बेनिफिट नहीं कर पाएगी। तो एक सेम एनवायरनमेंट को रिक्रिएट करना बहुत ज़रूरी है अपने घर पर जो आपने ऑलरेडी जो आप एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में एक बहुत ही डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पर टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आपके पास लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आपको क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। अगर आप अपने घर पर फ्री फ्लो में आंसर्स लिखते रहेंगे, तो शायद एग्ज़ाम में जाकर आपको अपने आप को टाइम करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो एक सिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट बनाइए, बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, आप निराश ना होएँ, आप ट्राई करें अपने आप को रिफ़ाइन करने के हर सब्सीक्वेंट टेस्ट के साथ। तो वो शायद आपको ज़्यादा हेल्प करेगा कंपेयर्ड टू वेरियस सोर्सेज़ और हर एक पेपर के लिए अगर आप 10-10, 15-15 सोर्सेज़ लेंगे तो शायद आप उसी में उलझे रह जाएँगे और शायद एक फ़ोकस आपका नहीं बन पाएगा। Being one of the toppers, I would like to suggest a few strategies to the community, to the Josh Talks community. एंड द एस्पिरेंट्स एज वेल। और ये जो स्ट्रैटेजीज होंगी ये कुछ इस प्रकार होंगी। पहला, आप लोगों को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए। प्रीलिम्स मीन्स और इंटरव्यू को इन साइलोज नहीं देखना चाहिए, कंपार्टमेंटलाइज नहीं करना चाहिए। इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, एक अप्रोच इंटीग्रेटेड होनी चाहिए आपकी। आप लोग स्टैटिक के साथ साथ करंट पर भी फोकस करें, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रिपरेशन का। न्यूज़पेपर एक इंटीग्रल एस्पेक्ट है जिसे कभी मंथली मैगजीन्स या फिर पोर्टल्स फिल इन नहीं कर सकते हैं, तो आप न्यूज़पेपर्स पर अपना ध्यान लगाकर रखें। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका रैंक डिसाइड करता है, तो ऑप्शनल में आपको मास्टर होना पड़ेगा और इसके लिए आप शुरुआत ही अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को रिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कुछ हॉबीज़ को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत टैक्सिंग होता है, काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। तो अगर आपके पास एक स्ट्रेस रिलीज़ फैक्टर होगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा, आप लंबे समय तक प्रिपेयर कर पाएँगे। अपना पेशेंस ना खोइए और कीप वर्किंग हार्ड। 3 साल की लंबी जर्नी के बाद फाइनली 23 मई को मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। मैं घर पर नहीं थी, मैं दिल्ली में थी। यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दे रही थी। जैसे ही मैं एग्ज़ाम के बाहर आई, वैसे ही मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया एंड शी कांग्रेचुलेटेड मी ऑन क्लियरिंग द एग्ज़ाम। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ उसकी बात पर। मैंने वापस से अपना रिज़ल्ट चेक किया और मेरा नाम लिस्ट में था।
ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं कहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद लिस्ट में मेरा नाम हो। पर इतनी अच्छी रैंक मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी और वो रैंक भी शायद जो मैं चाहती थी मुझे वो रैंक मिली और इसलिए जो खुशी थी वो डबल हो गई। आई विश टू कंक्लूड दिस टॉक बाय शेयरिंग माय सक्सेस मंत्रा। My success mantra has been hard work. So hard work, there is no substitute for hard work. आप बहुत लोग बोलते हैं आपको स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, बट स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को ऑपोजिट्स की तरह ट्रीट मत कीजिए। स्मार्ट वर्क कैन बी वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ हार्ड वर्क इन दिस प्रिपरेशन। मेरी लाइफ में अगर मुझे 15 से 16 घंटे से कम काम करने को मिलता है, तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं फ्री वक़्त में क्या करूँ? तो मैं बहुत ही वर्कहॉलिक इंसान हूँ, जिसको 15 से 16 घंटे काम करने में बहुत मज़ा आता है और अगर किसी दिन वो नहीं मिलता है, तो मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। तो अपनी लाइफ़ को भी मेजरली वर्क के अराउंड सराउंड कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोगों को भी 15 से 16 घंटे काम करने की ज़रूरत है। पर काम से बचिए मत, हार्ड वर्क से बचिए मत। आपके पास सफिशिएंट 24 आवर्स दिन में सफिशिएंट होते हैं आपको कुछ भी परस्यू करने के लिए। तो जिस चीज़ में आपका मन लगता है, उस चीज़ में भरकर मेहनत कीजिए और तभी आप सक्सेस प्राप्त कर पाएँगे। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को और आईएएस हब के एमके यादव सर को और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। खान सर, एमके यादव सर और केडी सर तीनों यूपीएससी के बहुत ही फेमस टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि तीनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। जोश की फैमिली के लिए तीनों सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती है, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है, हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें। बाकी जोश के हाथ में। जय हिंद।